हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं अपने लेक्चर एंड टॉपिक को आगे बढ़ाने के लिए। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर और आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन की। यानी आज हम देखेंगे कि एटम का सबसे छोटा तीसरा कण कैसे खोजा गया। तो हेडिंग डालिए, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। तो देखिए, न्यूट्रॉन जो था उसको बहुत बाद में खोजा गया। अप्रॉक्स 1932 में इसको खोजा गया है, 1932 में। जबकि खुद सोचिए कि एटम का जो सबसे फर्स्ट पार्टिकल था उसको 1896 में ही ढूंढ लिया गया था और उसका नाम था इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को 1896 में ही ढूंढ लिया गया था, जबकि प्रोटॉन को आप देखेंगे तो 1911 तक क्लियर कर लिया गया था, है ना, 1911 तक। तो इलेक्ट्रॉन को 1896 और प्रोटॉन को 1911, यानी ये दोनों खोज लिए गए थे। मतलब ले देखिए टोटल 14-15 साल के गैप में। लेकिन ये देखिए, ये टोटल 20 साल का गैप दिखा रहा है। प्रोटॉन के खोज के बाद 20 साल लग जाते हैं न्यूट्रॉन की खोज में, यानी इतना लंबा समय जाता है न्यूट्रॉन को खोजने में। तो इसका प्रमुख कारण क्या था? इसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि न्यूट्रॉन जो होता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। क्या होता है ये जो न्यूट्रॉन होता है, यहाँ पे लिखो, ये क्या होता है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर न्यूट्रल? न्यूट्रल मतलब नो चार्ज। नो चार्ज यानी ये करंट नहीं मारने वाला है। समझ में आ रहा है? यानी इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है और यही कारण होता है कि इसे खोजने में इतना समय लग गया। सर ये क्यों? देखो यार, अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की, तो आपको ये समझ में आएगा कि एक्चुअल में हम क्या कर रहे हैं। एक्चुअल में हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते थे। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड पैदा करते थे और इस इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड में कभी इलेक्ट्रॉन फंस गया तो कभी प्रोटॉन फंस गया, है ना। कभी इलेक्ट्रॉन फंस गया, कभी प्रोटॉन। शुरुआत में फंसा इलेक्ट्रॉन, वो क्या हो गया, वो एक्चुअल में इलेक्ट्रिक फील्ड को देखते ही सम्मोहित हो गया किसकी ओर? प्लस की ओर। तो यहाँ से पता चल गया कि एक पार्टिकल ऐसा है जो माइनस चार्ज के साथ है। ऐसे प्रोटॉन जो था इलेक्ट्रिक फील्ड में जाते ही किसकी ओर भाग गया? माइनस की ओर। तो ये पता चल गया कि कोई पॉजिटिव चार्ज भी एटम के अंदर है। और ये क्या था? न्यूट्रल था। तो कोई भी रे अगर निकलती भी थी, अगर न्यूट्रॉन वाली, तो वो ना इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस की ओर भागती थी ना माइनस की ओर भागती थी, क्योंकि उसको ना इस मोह माया से परे रखा गया है। न्यूट्रॉन क्या है? न्यूट्रॉन इस मोह माया से परे है कि उसको प्लस की ओर भागना कि माइनस की ओर। नहीं, उसको प्लस भी दे दो माइनस भी दे दो, वो किसी की ओर नहीं भागेगा। इसका मतलब उसी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल मतलब इसके पास किसी भी चार्ज को रखोगे तो वो किसी भी चार्ज की ओर क्या नहीं होगा? ना ही अट्रैक्ट होगा और ना ही रिपेल करेगा। क्लियर है ये बात? बिल्कुल। तो ये कारण बन गया किसका? इतना लेट ढूंढे जाने का। क्लियर? अब ध्यान से समझेंगे तो क्या ऐसा आपको नजर आ गया? सर ये तो पहला कारण आपने बताया जिसके कारण लेट ढूंढा गया, तो वो भी कारण बताइए जिसके कारण इसे पता किया जा पाया कि सच में कोई तीसरा पार्टिकल है। क्योंकि दो पार्टिकल के बाद दुनिया एकदम मगन हो गई थी, एक तो इलेक्ट्रॉन दूसरा प्रोटॉन। दुनिया को लगता था कि एटम के अंदर मात्र और मात्र दो पार्टिकल है, तीसरे पार्टिकल का नामो निशान अभी दुनिया ने नहीं जाना था। तो आखिर दुनिया को पता कैसे चला? भाई इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, ऑलरेडी छुपा हुआ है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड तो इसको ढूंढ ही नहीं पाएगी, पहली बात, खत्म हो गया वहीं से। और ये गायब है, दुनिया की नजरों से भी गायब है और इन फील्ड से भी क्या है? ये गायब है। समझ में आ रहा है? तो आखिर ऐसा क्या हो गया अचानक से कि लोगों को लगने लगा कि नहीं, एक और न्यूट्रल पार्टिकल है? तो उसका कारण है एटम का मास। एटॉमिक मास जो है वो कारण बनता है किसका? इस न्यूट्रॉन के ढूंढे जाने का। ठीक है। अब एटॉमिक मास कैसे? तो जैसे दुनिया के सामने ये एक प्रस्ताव रखा गया था। ये प्रस्ताव छोड़ो यार, सिंपल। दुनिया को सिर्फ ये लगता था कि जो एटम है उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो है उसका जो मास है, उसका मास अप्रोक्सीमेट क्या है? 0 है। और टोटल मास जो है किसका है? प्रोटॉन का है। तो प्रोटॉन का मास इज इक्वल टू एटम का मास मान लिया गया। यानी जो मास एटम प्रोटॉन का होगा वही मास एटम का होगा। यानी जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? एटॉमिक मास को बढ़ाएंगे। दैट मीन्स एटॉमिक मास का नंबर प्रोटॉन के मास पे निर्भर करता है। ठीक है।
और एटॉमिक मास को हम लोग यूनिफाइड मास से रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिफाइड मास यानी यू से, बगल में क्या यूनिट लगी होगी, यू, तो यू मतलब यूनिफाइड मास। ओके, अब देखा ये गया कि 1 U इज इक्वल टू 1 एटॉमिक मास इज इक्वल टू, मतलब मान लो अगर मैंने बोल दिया कि कोई एटम है उसका एटॉमिक मास 1 U है, तो इसका मतलब ये है मास ऑफ 1 प्रोटॉन, यानी एटॉमिक मास की जो वैल्यू होती थी वो मतलब एक 1 U है, अगर मान ली कोई एटम है तो उसका मैंने बोल दिया कि इसका एटॉमिक मास क्या है, 1 U है। देखो जैसे हम अपना भार किस में नापते हैं, केजी में नापते हैं, तो वैसे ही हम एटम का जब मास नापेंगे तो यू में नापेंगे। सर क्यों केजी में नहीं नाप सकते? बिल्कुल नाप सकते हैं, हम केजी में नाप सकते हैं, लेकिन केजी जो है एक बड़ी वैल्यू को दे रहा होता है, मतलब एक बड़ा वैल्यू दिखाएगा। जैसे मैं 1 U इज इक्वल टू मैंने क्या लिखा है, इट इज अप्रोक्सीमेट मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ओके, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। अगर हम एक प्रोटॉन का मास देखें तो क्या होगा, 1 U इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको, 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। ये सानो है ना। अच्छा, इसको थोड़ा सा और सही कर लो, इसको आप लिख सकते हो 1.67 इंटू 26 इंटू 10⁻⁻27 kg, पूरा लिख लो ना, सही फॉर्मेट ये है इसका 26। ठीक है, तो भाई बार बार इतना लंबा चौड़ा मान रखने से बढ़िया है, क्योंकि ये बहुत छोटा है ऑलरेडी, तो उस पूरे को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, यू में, है ना। यानी एटॉमिक मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, यू से। क्यों रिप्रेजेंट करेंगे, समझ में आ रहा है ना। एक्चुअल में यू केजी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो 1 U इज इक्वल टू केजी में ही तो आंसर आया है, और मास किस में नापा जाता है, किलोग्राम में, तो कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए। एटम के मास को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 1 U से। अब ऐसे ही सपोज कर लो अगर मैंने लिख दिया 2 U, एक यू का तो मान ये हो गया, 2 U का मतलब क्या होगा सर, 2 इंटू 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg। समझ आ रहा है ना। तो 2 U का मतलब ये है, तो जहां U लिखा होगा U के जस्ट बगल में क्या चिपका देना है, यही चिपका देना है आपको। समझ आ रहा है ना, तो पता चल जाएगा, क्लियर है। U मतलब सर मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, अब हुआ क्या, कैसे लोगों को ज्यादा प्योर लगने लगा, कैसे ये बातें सही हो गई कि भैया सच में जितना प्रोटॉन होगा और जितना प्रोटॉन का मास होगा उतना ही एटम का मास होगा। कैसे पता लगा लोगों को, तो सर ये हाइड्रोजन ने भ्रम फैलाया। किसने, हाइड्रोजन ने। हाइड्रोजन के अंदर देखा गया कि एक्चुअल में कितना प्रोटॉन होता है, एक। देखिए कोई भी अगर एटम आपके सामने लिख दिया गया, जैसे ये एक एटम है, एक एटम को मैं ऐसे दिखा देता हूं, सपोज कर ले रहा हूं कि Y एक एटम है, ठीक है ना। तो इसके जस्ट बगल में मैं कोई एटम X से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे X है, और इस X के यहाँ पे एक नंबर लिखा होगा Z, ठीक है ना, यहाँ पे Z, और ऊपर लिखा होगा A। इन दोनों को पकड़िएगा, ये एक एटम है X, और बगल में क्या है Z, ऊपर क्या है A। अच्छा, Y के तरफ में भी लिख सकता था, बिल्कुल, यहाँ पे Y है, यहाँ पे भी Z हो सकता है, यहाँ पे भी A। तो ये Z और A क्या है सर, Z का मतलब ये होता है कि इस एटम X के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, यानी Z क्या दिखाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और A क्या दिखाता है, तो A दिखाता है इस एटम का मास, यानी एटॉमिक मास। ठीक है, एटॉमिक मास, क्लियर है। तो X एटॉमिक मास दिखाता है और Z नंबर ऑफ प्रोटॉन। जैसे मैंने बोला अभी जस्ट हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन के जस्ट बगल में क्या लिखा है, 1। तो इसका मतलब ये 1 ये रिप्रेजेंट करा कि कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है। तो ध्यान से देखिए कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है, 1। तो इसका मतलब इसके पास एक प्रोटॉन है। अब अगर एक प्रोटॉन है तो इसका भार कितना होना चाहिए, 1 U के बराबर होना चाहिए। 1 U मतलब 1.6726 इंटू 10⁻⁻27 kg होना चाहिए, और सच में इतना ही निकला, सच में इतना ही निकला। तो यहीं से क्लैरिफिकेशन हो जाता है कि भैया जो भी एटम है उसका जो मास है उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन पर निर्भर करता है। मतलब इसका जो मास था, इसका इस हाइड्रोजन एटम का जो मास था वो अप्रोक्सीमेट किसके बराबर आ जाता है, इसके बराबर। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि सच में एक एटम का जो मास होता है वो प्रोटॉन के मास के बराबर होता है। यानी यहाँ भी अभी संशय क्लियर है, मतलब कोई अभी डाउट नहीं आया, ऐसे समझो अभी कोई डाउट नहीं आया। जैसे अगर हम देखें तो न्यूट्रॉन का थोड़ा सा भी अभी कहीं पे सेगमेंट नजर नहीं आ रहा है। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है कौन, एटम, तो भाई न्यूट्रॉन हटाओ भी, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। चार्ज के भी आप पे देखोगे तो जितना चार्ज प्रोटॉन पे होता है उतना ही
इलेक्ट्रॉन पे होता है। तो ये इन दोनों ने क्या कर लिया, कट पीट के न्यूट्रल कर दिया एटम को, बिल्कुल। तो यहाँ से तीसरे का वैसे भी कोई अपना ऑप्शन नजर नहीं आ रहा है। दूसरा, मास की कंडीशन में जाओगे तो मास में भी पहले ही मान लिया गया था कि भैया जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही मास होंगे, तो प्रोटॉन ने मास को भी क्लियर कर दिया था। तो तीसरा आने का चांसेस बन नहीं रहा था, लेकिन बना कहाँ से, जब हम हाइड्रोजन को छोड़ के हीलियम पे पहुंचे, हाइड्रोजन को छोड़ के हीलियम पे पहुंचे। क्या यहाँ तक मेरी बातें समझ में आई? ऐसा नो जो मैंने बताया। अब हाइड्रोजन को छोड़ के जब हम हीलियम पे पहुंचे तो क्या हुआ, ध्यान देंगे, देखिएगा। ये इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आप हीलियम को ले, तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 2। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें, सर नंबर ऑफ प्रोटॉन यहाँ पे 2 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 2। तो इसका जो मास होना चाहिए, यानी एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 2u होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। बट यहां पे देखा गया कि ये गलत है। हाइड्रोजन के केस में तो परफेक्ट बैठ गया, लेकिन हीलियम के केस में ये क्या हो गया, गलत। हीलियम का एटॉमिक मास 2u नहीं था, 2u नहीं था। 2u का मतलब सर 2 प्रोटॉन के बराबर होना चाहिए, बट 2 प्रोटॉन के बराबर नहीं पाया गया। कौन, हीलियम। आप इस चीज को एक एग्जांपल से समझ सकते हो कि हमने क्या किया, हमने क्या किया कि एक साइड हीलियम को रखा, दूसरे साइड हाइड्रोजन को रखा, और एक हाइड्रोजन रखा और एक हीलियम रखा और दोनों को जब रखा तो जाहिर सी बात है कि ये हीलियम कितना है, 2 है, मतलब 2 प्रोटॉन अपने साथ लिया हुआ है और हाइड्रोजन 1 है। तो इसलिए हाइड्रोजन हमने कितना कर दिया, 2 कर दिया, 1 नहीं 2 कर दिया, ताकि इसका मास और इसका मास बराबर हो जाए। क्योंकि हाइड्रोजन के पास 1 है तो 2 हाइड्रोजन 2 प्रोटॉन, और हीलियम के पास भी 2 प्रोटॉन है, खेल बराबर हो जाना चाहिए। लेकिन ये देखने के लिए मिला कि हीलियम का पल्ला भारी है, यानी हीलियम क्या है, झुका हुआ है। हीलियम क्या है, झुका हुआ है, यानी 2 हाइड्रोजन इसको बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तब ये देखा गया कि आखिर देखा जाए कितने रखे तो बराबर हो जाएगा। तब देखा गया टोटल 4 हाइड्रोजन रखने पड़े। इसको बराबर करने के चक्कर में कितना हाइड्रोजन डालना पड़ा, 4 हाइड्रोजन डालना पड़ा। तब जाके एक हीलियम के पार्टिकल को, एक हीलियम के एटम को क्या किया जा पाया, बैलेंस किया जा सका। तो यार ये जो एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन लग रहे हैं वो क्या क्यों लग रहे हैं, प्रोटॉन तो 2 ही है और एक एटम का मास हम जानते हैं कि प्रोटॉन के कारण होता है, तो ये एक्स्ट्रा 2 हाइड्रोजन क्यों लग रहे हैं। तो ये बताया गया कि हो ना हो, लोगों को डाउट यहीं से आया, हो ना हो कि एक तीसरा भी पार्टिकल है और वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल इसको क्यों बोला गया, क्योंकि खेल यहीं पे खत्म हो गया था ना। इलेक्ट्रॉन के पास जितना माइनस में चार्ज था, जितना माइनस में था, प्रोटॉन के पास उतना ही प्लस में था। और पूरा जो एटम होता है वो एटम क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो इन दोनों ने आपस में काटा पीटी करके वैसे ही एटम को क्या बना दिया था, न्यूट्रल। अब अगर तीसरा कोई चार्ज आता और मतलब तीसरा कोई पार्टिकल आता और अगर उस पर चार्ज होता तो उस कारण पूरे एटम के ऊपर क्या आ जाता, चार्ज। मान लो अगर माइनस वाला आता तो माइनस वाले को इंक्रीज कर देता, प्लस वाला आता तो प्लस वाले को इंक्रीज कर देता। जैसे मान लो हम कोई एटम यहाँ से लेते, सॉरी यहाँ पे इस न्यूट्रॉन को पकड़ना है और इसके ऊपर मैंने मान लेते हैं कि चार्ज मान लिया 1.6 × 10⁻19 है और वो माइनस है, क्या है, माइनस है। तो 3 हो गए ना, अभी ध्यान से देखो 3 हो गए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के पास भी क्या है, माइनस में चार्ज आ गया। तो अभी ध्यान से देखो, तो ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। टोटल चार्ज जब मैं निकालूंगा, टोटल चार्ज मतलब टोटल चार्ज पार्टिकल निकालो, तो सही टोटल चार्ज ऑफ पार्टिकल। तो भैया 2 पार्टिकल हो गए ना माइनस वाले, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, 2 गुणे माइनस 1.6 × 10⁻19 करना पड़ेगा और प्लस करना पड़ेगा 1.6 × 10⁻19, यानी 2 माइनस वाले हो गए और 1 प्लस वाला हो गया। तो इस केस में क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, मतलब मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे -3 दूना 6 ऐसे हो जाएगा, या ऐसे ही रहने दो इसको, 1.6 × 10⁻19 और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखना प्लस में 1.6 × 10⁻19। ध्यान से देखो तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, 2 माइनस में है, 1 प्लस में है, तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा नहीं घट जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, -1.6 × 10⁻19, यानी पूरे एटम के ऊपर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा, इतना आएगा। यानी पूरा एटम हमेशा क्या होगा, इलेक्ट्रिकली निगेटिव चार्ज होगा, यानी हमेशा जो एटम आपको मिलेगा वो निगेटिव चार्ज के साथ मिलेगा। पर ऐसा नहीं था, इस सब्सटेंस के ऊपर कोई चार्ज है नहीं है,
यानी ये न्यूट्रल है क्योंकि इसके अंदर का जो पार्टिकल है यानी जो एटम है वो न्यूट्रल था। तो न्यूट्रल होने का कारण वहीं से क्लियर कर दिया गया था कि भैया इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन ऑलरेडी सेम चार्जेस वाले हैं और अपोजिट साइन के साथ हैं, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल वैसे ही हो चुका था, समझ आ रहा ना। तो तीसरा कोई भी पार्टिकल आएगा तो उसको न्यूट्रल ही होना पड़ेगा, क्योंकि अगर उसने चार्ज दिखा दिया तो पूरे एटम पे क्या आ जाएगा, चार्ज, जिससे पूरा ही एटम का कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये बात क्लियर हो गई कि वो न्यूट्रल होगा, क्यों न्यूट्रल होगा समझ में आ रहा है। दूसरी बात ये भी समझ में आ गई कि तीसरा पार्टिकल होगा, क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे हीलियम का जो मास है वो प्रोटॉन के नंबर के बराबर नहीं हो पा रहा है। आई बात समझ में, प्रोटॉन के नंबर के बराबर नहीं हो पा रहा है, और यही कारण बनता है कि ये ढूंढा जाए कि एक तीसरा भी पार्टिकल होगा जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन है। ओके, समझ में आया। तो अब देखा जाए कैसे न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ कहानी बनाई, ठीक है। पहला कारण लेट क्यों हुआ, तो सर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल पार्टिकल है ये, इसीलिए कोई फील्ड इसको ढूंढ ही नहीं पाए। दूसरा कारण बताइए क्यों खोजा गया, लेट क्यों हुआ ये तो समझ में आ गया। अब दूसरी बात ये बताइए कि कैसे खोजा गया, तो सर कारण है हीलियम, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है। सबसे पहले अपने मन से जो भी मैंने समझाया उसको नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कि आखिर न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। ओके, तो मेनली क्या गया कि बेरिलियम लिया गया। बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 होता है और एटॉमिक मास कितना होता है, 9 होता है। और इसके ऊपर अल्फा कणों की क्या की गई, बमबारी। और अल्फा कण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा कण को हम रिप्रेजेंट करते हैं हीलियम से। अल्फा कण को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, हीलियम से। और जब ये बमबारी की गई तो ये देखा गया कि ये जो बेरिलियम है ये कन्वर्ट हो गया कार्बन में, और कार्बन का आप देखोगे एटॉमिक नंबर तो वो होता है 6 और एटॉमिक मास होता है 12। और यहाँ से क्या निकला, यहाँ से एक न्यूट्रॉन निकलता हुआ नजर आया, ठीक है। या सीधा सीधा आप बोल सकते हो कि हाई एनर्जी की रेडिएशन, हाई एनर्जी वाले रेडिएशन निकल रहे थे, ठीक है। और इन रेडिएशन को पकड़ा गया कहां से, सर यहाँ पे क्या किया गया, यहाँ पे एक पैराफिन वैक्स की चादर लगा दी गई, पैराफिन वैक्स की चादर। और इस चादर से इन रेडिएशंस को पार कराया गया। तो ये जो कण था, क्योंकि ये क्या है, इट इज अ पार्टिकल, ये क्या है, पार्टिकल। तो ये पार्टिकल उसके अंदर जाके क्या हो जाता है, फंस जाता है। आई बात समझ में। और फंस जाता है जब, तो फिर उसको पकड़ा जाता है, और पकड़ने के बाद जब आइडेंटिफाई किया गया तो देखा गया कि ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, सिंपल। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, तो न्यूट्रल के कारण ही नाम पड़ गया इसका न्यूट्रॉन, समझ आया। और इसका जो मास था, जब चेक किया गया मास इसका, तो मास निकल के आया 1.6749 इंटू 10 पे पावर -27 kg, जो अप्रोक्सीमेट बराबर है अगर आप देखोगे तो प्रोटॉन के मास के, है ना। तो मास ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू इतना, और मास ऑफ प्रोटॉन आप जानते हो कितना होता है, सर मास ऑफ प्रोटॉन जो होता है वो होता है 1.6726 इंटू 10 पे पावर -27 kg, जो कि आप देख पा रहे हो कि ये दोनों के दोनों लगभग क्या है, बराबर है, यानी लगभग बराबर, यानी मास ऑफ प्रोटॉन इज अप्रोक्सीमेट बराबर टू मास ऑफ न्यूट्रॉन, और इस तरीके से डिस्कवरी होती है न्यूट्रॉन की। क्लियर है। अगेन कैसे होती है डिस्कवरी न्यूट्रॉन की, तो बेरिलियम का के ऊपर, मतलब बेरिलियम रखा जाता है और बेरिलियम के ऊपर किसका, तो सर अल्फा कणों की बमबारी कराई जाती है, और उसके कारण क्या बनता है, सर कार्बन एटम बनता है, और कार्बन एटम के साथ एक न्यूट्रॉन निकलता है। ध्यान से देखिएगा। और इस रिएक्शन को, ये भी क्या है, एक प्रकार का रिएक्शन है, और इस रिएक्शन को हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। कौन सा रिएक्शन, न्यूक्लियर रिएक्शन। जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों के साथ छेड़छाड़ ना हो, देखिए जब कभी भी इलेक्ट्रॉनों के साथ छेड़छाड़ होती है, यानी इलेक्ट्रॉन का नंबर बढ़ता या घटता है, तो उस केस में कैसा रिएक्शन होता है, वो केमिकल रिएक्शन होता है। लेकिन जब कभी भी इलेक्ट्रॉन का नंबर घटता बढ़ता नहीं है, जब बल्कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर घटता या बढ़ता है, तब उस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है।
तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या देख लिया, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। हाँ, ये जरूर याद रखिएगा कि यहाँ पे क्या हुआ कि जब ये कार्बन बना तो उसके बाद हाई एनर्जी वाले हाई एनर्जी वाला रेडिएशन निकला। उस रेडिएशन को हमने कहाँ पे कैच कर लिया, पैराफिन वैक्स के चादर के रूप में, और उस रेडिएशन के अंदर ही क्या था, ये पार्टिकल था, वो पार्टिकल इसके अंदर चिपक जाता है। फिर इस चिपके हुए पार्टिकल को निकाल के जब हम देखते हैं तो एक ऐसा पाया जाता है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी किसी भी फील्ड में रखने पर ये क्या नहीं होता है, ये अट्रैक्ट या रिपेल नहीं करता है। तो इसका कारण बन जाता है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, और इसे नाम तब दे दिया जाता है न्यूट्रॉन। न्यूट्रल से ही निकला हुआ है न्यूट्रॉन। देख लीजिए, न्यूट्रल यहाँ पे क्या है, न्यूट्रल, और न्यूट्रल से क्या बन गया, न्यूट्रॉन। ठीक है, तो देखिए न्यूट्रल और न्यूट्रल से न्यूट्रॉन। ठीक है, ये बात ध्यान देंगे। और इसका जो मास है वो प्रोटॉन के मास के क्या निकल के आ गया, बराबर निकल के आ गया। तो आई होप आप डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन अच्छे से समझ गए होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करूंगा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच एमर्स।